नमस्कार दोस्तों, मैं जेसी पांडे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आज हमारा ये 64 नंबर सेट है, 64 नंबर सेट है। इससे पहले के हमारे कुल 63 सेट्स हो चुके हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं अपने उद्देश्यों में। काफ़ी आप लोगों ने साथ दिया है, इसमें आप लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हमसे बन सकता है उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और आज का जो सेट है हमारा है, उसमें हमने कुल 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से हर साल लगभग क्वेश्चन आता है और लेकिन क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं, पैटर्न जो हमारा है उसमें बदल बदल करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उनसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन रहे हैं, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन पर भी हमने फोकस किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा शांति की संस्कृति निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP। शांति की संस्कृति की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक संगठन स्थापित है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनेस्को। यानी आंसर क्या होगा इसका? बी। अब जो ये यूनेस्को है, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है। लेकिन यूनेस्को में सिर्फ नाम यानी वर्ड के एब्रीविएशन से, शब्द विस्तार से, फुल फॉर्म से या क्या करता है इसी पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बल्कि इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं। उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट का आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका ये संक्षिप्त नाम है क्या? यूनेस्को। इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? 16 नवंबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय इसका, इस पर एक क्वेश्चन और बनता है, मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। इसके जो मेंबर्स हैं वो 103 मेंबर हैं, लेकिन साथ में इसको एसोसिएट मेंबर्स भी हैं और उनकी संख्या क्या है? 11। ठीक है। तो सामान्य तौर पर सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। लेकिन जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनके नंबर्स कितने हैं? 11 है। ठीक है। काम क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यह वैश्विक संस्कृतियों के आदान प्रदान के महत्व का संगठन है। इसका मूल उद्देश्य क्या है भाई? जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मूल उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति व विज्ञान की सहायता से अंतरराष्ट्रीय शांति, विकास एवं संबंधों को बढ़ावा देना है। तो यह आपका यूनेस्को से संबंधित कुछ मैंने अन्य तथ्यों को आपको बताया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के उससे संबंधित दूसरे क्वेश्चंस की भी हम बात करते हैं। एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है। सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है क्या? एक सभी के लिए, सभी एक के लिए। ठीक है। यह कथन किसका है? पामर एवं पार्किंस, मॉर्गेनथाउ, स्लीचर या फिर ऑर्गेन्सकी? किसका कथन है ये? दरअसल ये कथन है मॉर्गेनथाउ का। आंसर यहां पर भी बी होगा। ठीक है। मॉर्गेनथाउ आप जानते हैं, इन्होंने इनकी पॉपुलर बुक है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। इसमें इन्होंने सामूहिक सुरक्षा पर बल देते हुए यह कहा है कि सामूहिक सुरक्षा का आधार वाक्य क्या है? कि सभी एक के लिए, एक सभी के लिए। मतलब अगर किसी एक राष्ट्र पर जो गुट बनाया गया हो, जैसे कि इधर नेटो है और उधर USSR था,
तो अगर यूएसएसआर के किसी सदस्य पर हमला होता है तो उसको सामूहिक रूप से यूएसएसआर पर हमला माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर नेटो के किसी भी सदस्य पर हमला होता है तो उसे सामूहिक हमला माना जाएगा, ऐसा मॉर्गनथाउ साहब कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप लोग जानते हैं इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ये एक लगातार क्लास चल रही है, कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, पॉलिटिकल साइंस की भी और हिस्ट्री की भी। इसका टाइम सुबह है, अर्ली मॉर्निंग है 7:30 to 9 और इसका है 9 to 10:30। बहुत ही जेन्युइन फीस है, तैयारी आपकी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, नेट के लिए या फिर जेआरएफ के लिए, या फिर अगर आप आईएएस के देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन फीस पे है बेटा ऑनलाइन कोर्स इसका। 1999 रुपए का ये क्या है आपका ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन करना चाहें तो ऑफलाइन कोर्स भी आकर के यहाँ पर कर सकते हैं। यही ऑफलाइन क्लास ही लाइव जाती है ऑनलाइन के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की, कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक परिणति होगी। कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, आंसर तुरंत निकल जाएगा आपको। कापलान क्या कहते हैं? इस शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति कुछ हो सकती है तो क्या होगी? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली कापलान जो है, कापलान ये द्विध्रुवीय व्यवस्था की यहां पर वकालत करते हैं। इनका यह मानना था कि द्विध्रुवीय व्यवस्था का जो सिद्धांत है इनका, वह शक्ति संतुलन पर ही आधारित है। इनका यह मानना था कि जैसे एक समय मैंने अभी बताया आपको कि नेटो भी था और यूएसएसआर भी था, तो ऐसे में एक बैलेंस ऑफ पावर बनी हुई थी। और लेकिन जब 1990-91 का जो दशक था, उस दशक में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, बाद में उसके आधार पर ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसके बाद आप जानते हैं यूएसए के नेतृत्व वाले कहीं ना कहीं नेटो ही बचा एक संगठन के तौर पर। और जब केवल नेटो ही बचा तो उसको हम एक ध्रुवीय व्यवस्था मान सकते हैं। लेकिन जब तक यूएसएसआर था, नेटो भी था, तब तक की जो व्यवस्था थी वो क्या थी? द्विध्रुवीय व्यवस्था थी। और इस द्विध्रुवीय व्यवस्था में इनका मानना है, कापलान का साहब का, कि द्विध्रुवीय व्यवस्था में क्योंकि दो गुट होते हैं और इन दोनों गुटों के बीच में बैलेंस ऑफ पावर होती है, और जब बैलेंस ऑफ पावर रहती है तो फिलहाल युद्ध का खतरा बहुत कम हो जाता है, शांति की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये भी मानते हैं कि एक ध्रुवीय व्यवस्था कहीं ना कहीं निरंकुशता की ओर भी ले जा सकती है। बहरहाल ऐसा देखने में आया, और आप देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलहाल तीसरा विश्व युद्ध इसीलिए नहीं हो पाया, ऐसा बहुत सारे चिंतक मानते हैं। इससे बैलेंस ऑफ पावर कहीं ना कहीं मेंटेन थी। ठीक है, लेकिन अभी आपने देखा एक प्रयास किया गया यूरोप के द्वारा यूक्रेन को अपने पक्ष में लेकर के, जिस तरह से रूस पर अटैक हुआ, लेकिन रूस ने कहीं ना कहीं अपनी ताकत को दिखाया, क्योंकि इतना तो कहीं ना कहीं हम आप भी जानते हैं कि यूरोप पूरा खड़ा था यूक्रेन के साथ, लेकिन जिस तरह से रूस ने तटस्थ होकर उसका सामना किया, उससे कहीं ना कहीं इस बात का फिर पुनः जन्म होता है या दिखाई पड़ता है परिदृश्य कि द्विध्रुवीय व्यवस्था फिर से जन्म ले रही है। और द्विध्रुवीय व्यवस्था अगर बनती है तो अच्छा होता है। लेकिन यहां पर एक बात आपको और समझना पड़ेगा कि कापलान जो कह रहे हैं वो द्विध्रुवीय व्यवस्था में किस बात की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो कापलान साहब हैं ये द्विध्रुवीय व्यवस्था में बेसिकली संतुलन की बात भी कर रहे हैं, और संतुलन को इन्होंने क्लासिफाइड किया है। एक इन्होंने कहा कि एक होता है सरल संतुलन, एक क्या होता है? सरल संतुलन, और दूसरा होता है बहुमुखी संतुलन। ध्यान समझिएगा आप लोग, एक है सरल संतुलन और दूसरा है बहुमुखी संतुलन। एक क्या है? सरल संतुलन और दूसरा क्या है? बहुमुखी संतुलन। सरल संतुलन में कहते हैं कि यह जो है दो राष्ट्रों के मध्य में होता है, जैसे यूएसए और रूस के बीच में क्या होगा भाई? सरल संतुलन होगा।
लेकिन बहुमुखी संतुलन में यह कहते हैं कि बहुमुखी संतुलन में दो गुट राष्ट्रों के मध्य में संतुलन होता है। जैसे यूएसएसआर नेतृत्व करता था कई सारे राष्ट्रों का, इधर नेटो नेतृत्व करता है कई सारे राष्ट्रों का। ठीक है, यद्यपि दोनों ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से कहीं ना कहीं सैनिक संगठन है, लेकिन फिर भी यह कहता है कि संतुलन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, सरल संतुलन और बहुमुखी संतुलन। और अगर दोनों में वरीयता की बात करें तो कापलान बहुमुखी संतुलन को पुनः वरीयता देता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं बहुमुखी संतुलन विश्व शांति में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए? फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्यात्मक क्वेश्चन है, आपको सिर्फ लर्न करना है बस। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके जो अस्थायी सदस्य होते हैं वास्तव में वो 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है भाई? 1 वर्ष होता है। हम आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में 5 क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं। 5 क्या हैं? स्थायी सदस्य हैं। और 10 क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं। 10 क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं। और इनकी जो सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता होती है वह साइक्लिक क्रम में होती है और मासिक आधार पर होती है। यानी मान लीजिए मार्च में कोई और कर रहा है तो अप्रैल में कोई और करेगा, मई में कोई और करेगा, जून में कोई और करेगा। ये ठीक है, मासिक आधार पर इसकी अध्यक्षता होती है, क्रमानुसार होती है, चक्रीय क्रम के अनुसार होती है। कुछ डिटेल इसके बारे में शायद और लिया है हमने, हाँ नहीं इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से इनकी ये होती है। थोड़ा सा मिसिंग हो गई है, देख लीजिए इसको। सुरक्षा परिषद के जो, हाँ इसमें थोड़ा मिसिंग हो गई है, इसको आप लोग फिर से कर लीजिए, ये गड़बड़ हो गया। ये 2 वर्ष के लिए होते हैं। क्या है? सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये कितने के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, और तथ्यात्मक प्रश्नों को आपको रटना ही पड़ता है, और रटने वाले प्रश्नों की एक बड़ी समस्या होती है। अगर वे भूल गए, फैक्चुअल थोड़ा गड़बड़ा गया तो मामला गड़बड़ भी हो जाता है, जैसे हाँ भी गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार या 3 वर्ष में 1 बार। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 2 वर्ष में 1 बार या 3 वर्ष में 1 बार। क्या होगा? 1 वर्ष में 1 बार। यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार होती है बैठकें इसकी। थोड़ा सा और कुछ नोट है इसके बारे में, कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग। ठीक है, इस पर और भी क्वेश्चन बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की नियमित बैठक हर वर्ष सितंबर माह में, कब होती है भाई? सितंबर माह में होती है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय यानी मुख्यालय न्यूयॉर्क में होता है। आपातकालीन अवस्था में सुरक्षा परिषद के यदि 9 सदस्य अनुरोध करें तो इसकी आपातकालीन बैठक 24 घंटे की सूचना पर, ठीक है, हो सकती है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है 24 घंटे की सूचना पर। ठीक है, अगर इसके न्यूनतम 9 सदस्य अनुरोध करें तो। ठीक है, और एक ऐसा अवसर आ चुका है जब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और उसके राष्ट्रीयकरण के बाद मिस्र पर फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया था? अटैक कर दिया था। तो इस तरह से क्या हुआ था? इसकी आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। और महासभा का जो पहला अधिवेशन है वो 10 जनवरी को कब हुआ था? 10 जनवरी 1946 को हुआ था। 10 जनवरी 1946 को हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 20, 21, 22 या फिर 15? कितने होते हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट में
कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। अब संयुक्त राष्ट्र ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके बारे में हमने थोड़े कुछ और तथ्य भी नोट किए हुए हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए पढ़िएगा इसको। आइए जरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है भाई? 9 वर्षों का होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? नीदरलैंड के कहां पर है? हेग में है। नीदरलैंड के कहां पर है? हेग में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम, ठीक है, यानी इसकी बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, उसको क्या बोलते हैं हम? गणपूर्त या कोरम। ठीक है। के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? न्यायाधीशों की संख्या 9 होनी चाहिए। ठीक है। यानी अगर 9 से कम है तो इसकी बैठक नहीं हो पाएगी। ठीक है, हो गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परिवर्ती रूप, संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परिवर्ती रूप माना जा सकता है? लीग ऑफ ऑल नेशंस, लीग ऑफ यूरोपियन नेशंस, लीग ऑफ यूरोपियन एशियन नेशंस, या लीग ऑफ नेशंस? लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। क्या होगा भाई? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा डी, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परिवर्ती रूप माना जा सकता है? किसका? लीग ऑफ नेशंस का परिवर्ती रूप माना जा सकता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर आधिकारिक रूप से लागू हुआ था 20 अगस्त 1945 को, 24 सितंबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को और 10 दिसंबर 1948 को। बताइए भाई कब लागू हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर किया गया था। लेकिन इसको लागू 24 अक्टूबर 1945 को, इसको आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 से लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें कुछ उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। क्या उद्देश्य था उसका? कि दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य नहीं, सॉरी, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, उसके दायित्व, उसकी आधिकारिक भाषा और शांति स्थापना के तरीके आदि चीजों का जो वर्णन है वो इस चार्टर में किया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, इसकी भाषा क्या है, इसके दायित्व क्या है, ठीक है, और शांति स्थापना जिसके लिए स्थापित किया गया है उसके लिए कौन से तरीके अपनाएगा, इसका सबका विस्तृत वर्णन किसमें किया गया है? इसके चार्टर में किया गया है। ठीक है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल रहा है। निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नेम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है? नेहरू, रूजवेल्ट और स्टालिन, इंदिरा गांधी और गोरबाचेव और कैनेडी, नेहरू, नासिर और टीटो, महात्मा गांधी, लिंकन और माओ। कई बार ये क्वेश्चन बदल बदल के ऑप्शन पूछा गया है। आंसर होगा इसका सी, नेहरू, नासिर और टीटो। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी, नेहरू, नासिर और टीटो। आप जानते हैं नेम किस प्रकार से स्थापित किया गया? आप कह सकते हैं कि नेम 9 स्वतंत्र हुए
और कुछ ऐसे देशों का संगठन था जो ना तो यूएसएसआर के भाग थे और ना ही नेटो के भाग थे। यानी यह दोनों का भाग नहीं थे, लेकिन दोनों से संबंध इनके बने थे। यानी नेटो के सदस्य देशों के साथ भी ये थे, तो यूएसएसआर के साथ भी ये थे, लेकिन इनकी स्वतंत्र विदेश नीति थी, इनकी स्वतंत्र अपनी नीति निर्धारण की व्यवस्था थी। यह सबके साथ थे, नहीं तो किसी के साथ नहीं थे। और ऐसे, और यह कोई तीसरा गुट नहीं था कि आपको तीसरा गुट मान लीजिए, ना नेटो और यूएसएसआर के अलावा नेम को तीसरा गुट मान लीजिए, नहीं, यह गुट नहीं, बल्कि इसलिए आंदोलन बनाया गया था कि विश्व में जो गुटबाजी है उस व्यवस्था को, या जो द्विध्रुवीय व्यवस्था या जो है अन्य ध्रुवीय व्यवस्था बनाने की बात होती है, उससे अलग बिना किसी ध्रुव के रहना, यानी सबके साथ नहीं तो किसी के साथ नहीं की बात रखना, क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन था। और यह जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन थे? नेहरू, नासिर और टीटो। आइए, थोड़ा नोट भी है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए, डिटेल कुछ मिल जाएगा इसमें आपको, और भी क्वेश्चन इस, वैसे मैं इस पर पहले क्वेश्चन करा चुका हूं, फिर भी जिसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं कहता हूं उसका आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट राष्ट्रों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिन्होंने यह निश्चय किया है कि वे विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश के साथ ना तो आएंगे और ना ही विरोध करेंगे। इस आंदोलन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के द्वितीय राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो, यानी यहां से मिले टीटो और यहां से मिले नासिर, और बाकी ऊपर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते ही हैं, ठीक है। तो के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, वर्मा, टीटो प्रथम प्रधानमंत्री, यूएन, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो तथा घाना के प्रथम राष्ट्रपति क्वामे नुकुमाह ने भाग लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय अधिकारी वी के गुट निरपेक्ष आंदोलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतीय अधिकारी वी के कृष्ण मेनन ने वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र में किया था। द गॉल यानी चार्ल्स डी गॉल का इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, वह फ्रांस के राष्ट्रपति थे, जैसा कि आप पुराने क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो डिटेल मैंने आपको कुछ इसके बारे में बता दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। नेम के वर्तमान 120 सदस्य हैं। अब तक, बात तो सही है पहला वाला, अब तक 18 नेम के शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और तीसरा कह रहा है नेम का अंतिम शिखर सम्मेलन बाकू अजरबैजान में 2020 में आयोजित किया गया था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेम के 18 सम्मेलन हो चुके हैं, ये बात तो सही है, लेकिन अंतिम शिखर सम्मेलन वहां पर नहीं हुआ था, तो आंसर इसका होगा बी। फिलहाल 1 और 2, अब ये क्या सही है छोड़िए, लेकिन ये देखिए कुछ विशेष बातें इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा नेम के बारे में डिटेल और हम यहाँ पर दे रहे हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सब आपको क्लियर हो जाएगा, आज तक की करंट अपडेट मैंने दे रहा हूं इसमें आपको। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी भाई? वर्ष 1961 में। कहां पर हुई थी? बेलग्रेड में। शीत युद्ध के टकराव के संदर्भ में विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। अपनी स्थापना के बाद के 3 दशकों में आंदोलन ने उपनिवेशवाद को खत्म करने, नए स्वतंत्र राज्यों के गठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में नाम या नेम संगठन में 120 सदस्य देश हैं। नाम का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में वर्ष 2019 में हुआ था, लेकिन चूंकि उसमें 18 दिया गया है, यहाँ जान लीजिएगा कि 20वां 19वां भी हो चुका है। 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन
जनवरी 2024 में युगांडा की राजधानी कपाला में संपन्न हुआ। कहां पर हुआ? युगांडा की राजधानी कंपाला में संपन्न हुआ। युगांडा की राजधानी कंपाला है, वहां पर यह संपन्न हुआ। कब? जनवरी 2024 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, विवेकानंद। कुछ नहीं सोचना है, जब भी पंचशील की बात आए सीधे संबंध किससे है भाई? जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हैं जो ये पंचशील का सिद्धांत है, पंचशील का सिद्धांत या जो पंचशील शब्द है, यह ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेख से लिया गया। कहां से लिया गया है? बौद्ध अभिलेख से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं। ये पंचशील क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध या प्रोहिबिशन होते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यहीं से इन शब्दों को लिया था और 29 अप्रैल 1954 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौता जो हुआ था, उस समझौते में ही सबसे पहले इन सिद्धांतों को मान करके ही यह समझौता स्वीकार किया गया था। यानी पंचशील सिद्धांतों को आधार मान करके ही भारत और चीन के मध्य में तिब्बत को लेकर के समझौता हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो पंचशील शब्द है ये कहां से लिया गया? जो बौद्ध स्तंभ हैं उनसे लिया गया, और यह क्या करता है? बौद्ध भिक्षुओं के व्यवहार को निर्धारित करने वाला सिद्धांत है, या कह सकते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए निषेधात्मक व्यवस्था करने वाला यह सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है इस एक पर: पश्चिमी गुट, साम्यवादी गुट, गुट निरपेक्षता, जियो और जीने दो। अभी बताया मैंने आपको, सभी जानते हैं इसको, ज्यादा टाइम क्या लेना इस पर। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है भैया? गुट निरपेक्षता पर। ठीक है, गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, अपना अपना रास्ता। आप अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। यानी अपनी नीतियों के निर्धारण में, स्पेशली विदेश नीति के निर्धारण में, रक्षा नीति के निर्धारण में हम ना आपके साथ हैं ना आपके साथ हैं, जबकि हम अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वतंत्र वैदेशिक नीति का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो यह था भारत की विदेश नीति। इस पर आधारित है, गुट निरपेक्षता पर आधारित है, नाम पर आधारित है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलो भाई पढ़ ले रहे हैं। पहला कह रहा है, शीत युद्ध के वर्षों में भारत ने सैन्य गुटों के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। शीत युद्ध के वर्षों में भारत ने सैन्य गुटों के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। दूसरा कह रहा, पिछले कुछ वर्षों से प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों ने पिछले कुछ वर्षों से प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों ने दोनों देशों को नजदीक ला दिया है। नजदीक ला दिया है। इसमें सही वाक्य को आपको पहचाना, यानी सही वाक्य नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या करना है, सही कथन को आपको इसको पहचानना है। बताइए भाई इसमें क्या आंसर होगा? ठीक है, इसमें क्या आंसर होगा? बताइए क्या सही है इसमें? ये बात सही है कि सैन्य गुटों के संदर्भ में भारत ने क्या किया? गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सही है। चलो ठीक है। दूसरा, पिछले कुछ वर्षों से प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों ने दोनों देशों को नजदीक ला दिया है। कहीं ना कहीं ये भी सही है, गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें एक और दो दोनों को सही माना जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान का मुख्यालय स्थित है कहाँ? काठमांडू में, सिंगापुर में, बैंकॉक में, ठीक है,
या फिर जकार्ता में। दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? काठमांडू में, सिंगापुर में, बैंकॉक में या जकार्ता में? सभी लोग जानते हैं कि इसका जो मुख्यालय स्थित है वो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ? जकार्ता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। और इसी से लगा हुआ एक क्वेश्चन, हाँ मैं इसके बारे में आपको डिटेल और लेक्चर दूंगा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि आज करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पे नेक्स्ट वीडियो में इसको और बारे में इसको बढ़िया बताएंगे, डिटेल बताएं इसके बारे में। और एक क्वेश्चन एकदम इसी से लगा हुआ है, जो आसियान है हमारा, इसका कब गठन हुआ था? आसियान का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में? आसियान कब गठित हुआ? 1964, 1965, 1966 या 1967? तो आसियान का गठन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। आंसर क्या सही होगा इसका? डी सही होगा। अब आज मैं आसियान के बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसके बाद वाले सेट में मैं कोशिश करूंगा कि आसियान के बारे में, अभी बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन हैं, उन क्षेत्रीय संगठनों के बारे में हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू।